डियर स्टूडेंट, कैसे आप सब? उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। यह वीडियो क्लास 10 के विज्ञान के 11वां चैप्टर अर्थात भौतिकी का जो दूसरा चैप्टर है, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार से रिलेटेड तीसरा और संभवतः यह अंतिम ही वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर को जो भी बाकी रह गया है उस सबको इसमें प्रयास रहेगा कि फिनिश कर दिया जाए। तो आप इस वीडियो में बने रहें। सिर्फ 3 वीडियो में आप जो है इस चैप्टर को बहुत ही डिटेल्स तरीके से आप पढ़ लेंगे। तो आप इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। इसमें हम लोग जो मुख्य रूप से वायुमंडलीय अपवर्तन से संबंधित जो भाग है उसको कवर करेंगे और जो क्वेश्चन आंसर परीक्षाओं में पूछा जाता है वो सारे क्वेश्चन आंसर को हम लोग कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं इसमें समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं। मैं जो क्वेश्चन बोल रहा हूँ आप अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं? 1 नंबर में समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं? समंजन क्षमता क्या होता है? तो मानव नेत्र जिस दिन आप जो फर्स्ट वीडियो उसमें बताया गया है कि हमारी आँख में एक उत्तल लेंस के प्रकृति वाला एक लेंस होता है जो वह सिकुड़ सकता है, फैल सकता है और उसमें वह जो है जुड़ा होता है पक्षमाभी के द्वारा, और पक्षमाभी जो है आवश्यकता अनुसार उसके लेंस को वक्रता में परिवर्तन करता है अर्थात उसके क्षमता को घटाते बढ़ाता है। तो उसी वही जो क्षमता है जिससे नेत्र लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है उसी को बोलते हैं समंजन क्षमता। तो आप इसको लिखेंगे कैसे? लिखेंगे कि नेत्र की वह क्षमता जिसके द्वारा पक्षमाभी या सिलियरी मांसपेशियां आवश्यकता अनुसार लेंस के फोकस दूरी को समायोजित करती है या बदलती है, जिससे विभिन्न दूरियों पर स्थित वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना पर ही बनता है। इसी क्षमता को समंजन क्षमता कहते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए कि नेत्र की वह क्षमता जिसके द्वारा पक्षमाभी नेत्र लेंस की फोकस दूरी को बदलती है या समायोजित करती है, जिससे विभिन्न दूरियों पर स्थित वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, इसी क्षमता को समंजन क्षमता कहते हैं। तो समंजन क्षमता आप इस प्रकार आप लिख लेंगे। उसके बाद मैं आपको एक और यहाँ क्वेश्चन लिखे है कि सामान्य नेत्र जो है 25 सेंटीमीटर से निकट के वस्तुओं को नहीं देख पाती है, क्यों? 25 सेंटीमीटर, जैसे आप यहाँ कोई पुस्तक ले लीजिए, आप पढ़ रहे हैं उसको आप अपने आँखों के करीब लेके आइए, एक स्थान ऐसे आएगा जहाँ से और नज़दीक लाइएगा तो आपके आँखों में तनाव उत्पन्न होने लगेगा और आप पुस्तक को अच्छे ढंग से पढ़ नहीं पाइएगा। तो वह जो दूरी होता है उसको स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कहते हैं और वह होता है 25 सेंटीमीटर। तो हम कह सकते हैं कि जब वस्तु जो है 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर स्थित होती है तब उसका प्रतिबिंब जो है वह रेटिना पर क्लियर नहीं बन पाता है। यही कारण है कि वस्तु को हम लोग साफ साफ नहीं देख पाते हैं। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं कि 25 सेंटीमीटर से कम दूरी वाली। तो बच्चों आपने पढ़ लिया कि सामान्य नेत्र जो है वह 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर स्थित वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाता है। तो हम लिखेंगे कि जब कोई वस्तु 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर स्थित होती है तब उस वस्तु का प्रतिबिंब जो है रेटिना पर साफ स्पष्ट रूप से नहीं बन पाता है। यही कारण है कि सामान्य नेत्र जो है वह 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर स्थित वस्तुओं को नहीं देख पाती है। तो इस तरह से आप इसके आंसर को लिख सकते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वर्ण विक्षेपण। वर्ण श्वेत प्रकाश जो है वह 7 रंगों का मिश्रण होता है। सूर्य से आने वाला जो प्रकाश है वह 7 रंगों का मिश्रण होता है। जब यह किसी प्रिज्म से गुजरता है तो वह अपने 7 अवयवी रंगों में बट जाता है। इसी को बोलते हैं क्या? वर्ण विक्षेपण। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे। वर्ण विक्षेपण को आप क्वेश्चन के रूप में लिख सकते हैं कि वर्ण विक्षेपण क्या है, इसकी वर्णन करें, या वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं, या वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं, वर्णन करें। तो इसको हम लोग सबसे पहले एक ऐसे आप प्रिज्म बना सकते हैं और इस प्रिज्म पर जब इस तरह से मान लीजिए ये सूर्य का प्रकाश है, इसका मार्ग तो ऐसे होना चाहिए, लेकिन जैसे ही यहाँ पर आप लिख सकते हैं सनलाइट, सूर्य प्रकाश,
लेकिन जैसे ही यह प्रिज्म पर आपतित होता है तो प्रिज्म से गुजरने के क्रम में यह सातों रंगों में बंटने लगता है। 1 2 3 4 5 6 7। ये आप देख रहे हैं कि ये जो सूर्य का प्रकाश है वह सातों रंगों में डिवाइड होने लगा है। और इधर एक क्या करेंगे आप, पर्दा लगा देंगे। क्या, पर्दा। ये आपसे यहाँ पर ये क्या हो गया, पर्दा हो गया। ये क्या है, प्रिज्म है। आप वीडियो में बने रहें, बहुत ही आसान ढंग से आप इसको बना पाएंगे। अब यहाँ जो है फिर यहाँ से जब ये निकलता है तो फिर से इसका अपवर्तन होता है और ये जो है पर्दे पर आपतित हुआ। आप ऐसे कर सकते हैं। इस तरह से, ठीक है। सबसे ऊपर जो होता है वह रेड कलर होता है। कौन सा कलर, रेड। और सबसे नीचे जो होता है वह बैगनी होता है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं ये भी से वायलेट होता है, बैगनी होता है। आई से इंडिगो होता है, जामुनी, यानी कि कलर का आप नाम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, बैगनी। और उसके बाद जामुनी, उसके बाद ब्लू, ब्लू मीन्स नीला। उसके बाद ग्रीन, ग्रीन मीन्स हरा। उसके बाद ईलो, ईलो मीन्स पीला। उसके बाद ऑरेंज, ऑरेंज मीन्स नारंगी। और आर मीन्स रेड, लाल। तो यही जो वर्ण विक्षेपण में, यानी कि जब सूर्य का प्रकाश जो है किसी प्रिज्म पर आपतित होता है तो वह प्रिज्म से गुजरने के क्रम में अपने सातों अवयवी रंगों में बट जाता है। इसी घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इसमें सबसे ऊपर जो होता है वर्ण विक्षेपण में लाल रंग और सबसे नीचे जो होता है वह बैगनी रंग होता है। अब इसमें जो ये सब जो है वह क्रमिक रूप से कैसे पहले लाल हो गया, ईलो हो गया, तो इसका रीजन है कि एक होता है तरंग दैर्घ्य, वेवलेंथ, तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य। ये लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, इसीलिए यह कम विचलित होता है, कम अपवर्तित होता है और सबसे ऊपर चला जाता है। उससे कम होता है किसके, नारंगी के। उससे कम होता है पीला का। और सबसे कम किसका होता है, बैगनी का। था आपसे पूछता है ऑब्जेक्टिव में कि सबसे अधिक विचलित होने वाला प्रकाश कौन सा है, तो कौन सा रंग होता है, तो बैगनी रंग का जो किरण होगा वह सबसे ज़्यादा विचलित होती है, सबसे ज़्यादा उसी का अपवर्तन होता है। या ऐसे भी पूछ सकता है कि सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाला प्रकाश कौन है, तो बैगनी है। सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य वाला प्रकाश कौन सा है, तो वह लाल रंग का प्रकाश होता है। या ऐसे ही पूछता है कि सबसे कम विचलित होने वाला या सबसे कम अपवर्तित होने वाला या सबसे कम मुड़ने वाला प्रकाश कौन सा है, तो वह लाल रंग का होता है। ठीक, लाल रंग का प्रकाश। क्यों, क्योंकि इसका जो तरंग दैर्घ्य है वह बाकी सभी 6 रंगों से अधिक होता है। तो 2-3 ऑब्जेक्टिव ऐसे हो गए कि सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य वाला प्रकाश कौन है, तो लाल है। सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाला प्रकाश कौन सा है, तो बैगनी है। सबसे अधिक विचलित होने वाला प्रकाश कौन सा है, तो बैगनी है। सबसे कम विचलित होने वाला कौन सा है, तो लाल है। सबसे ज़्यादा अपवर्तन किसका होता है, तो बैगनी का होता है। सबसे कम अपवर्तन किसका होता है, तो लाल का होता है। तो इस तरह से आप ऑब्जेक्टिव कर सकते हैं। इसका आंसर कैसे लिखेंगे, क्वेश्चन कहेगा कि वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं, व्याख्या करें। तो लिखेंगे कि जब सूर्य का प्रकाश किसी प्रिज्म पर आपतित होती है तो प्रिज्म से गुजरने के क्रम में वह 7 अवयवी का मतलब है कि जिन 7 रंगों से बना है, 7 रंग में अलग अलग हो जाना, 7 अवयवी रंगों में बट जाता है। इसी घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, वर्ण विक्षेपण कहते हैं। और ये जो 7 रंगों की जो रंगीन पट्टी प्राप्त होती है ना, इसको वर्णपट कहते हैं। क्या बोलते हैं, वर्णपट, वर्णपट।
स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम वर्णपट कहिए या स्पेक्ट्रम कहिए, स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कि वर्णपट किसे कहते हैं या स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं, तो लिखेंगे कि श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म पर आपतित होती है तो वह 7 रंगों में बट जाती है, जिससे 7 रंगों की एक रंगीन पट्टी प्राप्त होती है, और इसी रंगीन पट्टी को वर्णपट या स्पेक्ट्रम कहते हैं, वर्णपट या स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो आप समझ गए कि वर्णपट वर्ण विक्षेपण क्या है, और प्रिज्म से वर्ण विक्षेपण के लिए किरण आरेख कैसे खींचा जा सकता है, तो ऐसे खींच सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप जो है अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा कैसे, कि जब सूर्य का प्रकाश किसी प्रिज्म पर आपतित होता है तो वह प्रिज्म से गुजरने के क्रम में अपने 7 अवयवी रंगों में बट जाता है। इसी घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं, तथा 7 रंगों की जो रंगीन पट्टी प्राप्त होती है इसको वर्णपट या स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो इस तरह से आप इसके आंसर को लिख सकते हैं। इसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे इंद्रधनुष क्या होता है, इंद्रधनुष किसे कहते हैं, ये बनता कैसा है। तो एक स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, इसको हम मिटा देते हैं। तो बच्चों इसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमने क्वेश्चन को नोट कर लिया है कि कुछ छूटे नहीं। इंद्रधनुष क्या है, इंद्रधनुष क्या है या इंद्रधनुष किसे कहते हैं, ये बनता कैसे है। तो आपने देखा होगा कि जब बारिश होती है तो वर्षा के बाद आसमान में सूर्य के विपरीत दिशा में एक वृत्ताकार, अर्धवृत्ताकार या धनुष के आकार का रंगीन पट्टी दिखाई देती है, इसी को बोलते हैं क्या, इंद्रधनुष। तो आप इसका परिभाषा कैसे लिख सकते हैं, तो लिखेंगे कि वर्षा होने के बाद आसमान में या आकाश में सूर्य के विपरीत दिशा की ओर 7 रंगों की एक अर्धवृत्ताकार या धनुषाकार रंगीन पट्टी दिखाई देती है, इसी को इंद्रधनुष कहते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए, इंद्रधनुष क्या है, तो वर्षा, आकाश में वर्षा होने के बाद सूर्य के विपरीत दिशा में एक अर्धवृत्ताकार रंगीन पट्टी दिखाई देती है, जिसको इंद्रधनुष कहते हैं। इंद्रधनुष ये बनता कैसे है बच्चों, तो हम फिगर के साथ आपको दिखा देते हैं। जैसे मान लीजिए कि जब वर्षा होने के बाद ये एक जल का बूंद है मान लिया जाए, और यह कहाँ है, वायुमंडल में है जल का। तो जब सूर्य का प्रकाश इस पर आपतित होता है, ये सूर्य का प्रकाश हो गया, सूर्य प्रकाश। तो ये जो है यह प्रिज्म के जैसा काम करने लगता है। प्रिज्म के जैसा काम करने का मतलब है कि ये जो सनलाइट है इसको 7 रंगों में यह यहाँ से सबसे पहले इसको अपवर्तन करता है, और ये विक्षेपण ये हो गया रेड कलर, ठीक है, और ये हो गया भी वायलेट, बैगनी, और ये हो गया रेड। अब ये जैसे ही ये जल के सतह के बूंद के दूसरे सतह पर जाता है तो सीधे ना निकलकर इस तरह से ऐसे, अब यहाँ से फिर से इसका अपवर्तन होता है और यहीं पर बन जाता है क्या, इंद्रधनुष। ये कौन सा कलर है, रेड है, और ये कौन सा है, बैगनी है। और बाकी जो 5 रंग है ये दोनों रंगों के बीच में हो गया, बाकी 5 रंग दोनों रंगों के बीच में हो गया। तो इधर सूर्य का प्रकाश है, इधर जल की बूंद है, तो सूर्य के विपरीत दिशा में यहाँ जो बनेगा यही होगा क्या, इंद्रधनुष। इंद्रधनुष ये हमारा, ये क्या है, वर्षा की बूंद है, वर्षा की बूंद। तो आपसे पूछा जाए कि इंद्रधनुष किसे कहते हैं, तो आप बता सकते हैं कि वर्षा होने के बाद आकाश में सूर्य के विपरीत दिशा में 7 रंगों की एक अर्धवृत्ताकार या चाप के आकार के या धनुष के आकार का एक रंगीन पट्टी दिखाई देती है, इसी पट्टी को इंद्रधनुष कहते हैं। यह जब इंद्रधनुष कहते हैं, देखिए ये बनने का ये प्रोसेस हो गया कैसे, तो जब सूर्य का प्रकाश जल के बूंद पर आपतित होता है तो इसका क्या होता है, सबसे पहले अपवर्तन, उसके बाद यहाँ से पूर्ण आंतरिक परावर्तन, और फिर इसका होता है विक्षेपण, जिसका फलस्वरूप क्या बन जाता है, इंद्रधनुष। यानी कि इसमें कौन कौन सी घटना होती है, तो अपवर्तन भी होता है,
परावर्तन भी होता है यहाँ से और विक्षेपण भी होता है। तो लिख सकते हैं हम लोग कि जब जल की बूंदे पर सूर्य का प्रकाश आपतित होता है तो उसका अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन तथा विक्षेपण होता है, जिसके फलस्वरूप इंद्रधनुष का निर्माण होता है। तो बच्चों आप इस तरह से लिख सकते हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि इंद्रधनुष क्या होता है। तो लिखेंगे हम लोग कैसे कि वर्षा के बाद आकाश में सूर्य के विपरीत दिशा में एक अर्धवृत्ताकार रंगीन पट्टी दिखाई देती है, जिसको इंद्रधनुष कहते हैं। जब सूर्य का प्रकाश वर्षा की बूंद पर आपतित होती है तब उसका अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन तथा विक्षेपण होने से इंद्रधनुष का निर्माण होता है। इस तरह से इंद्रधनुष बनता है। तो आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि इंद्रधनुष किसे कहते हैं, इसकी व्याख्या करें या बनते कैसा है। तो किसी भी तरह से पूछेगा आप इसका आंसर बता सकते हैं कि आकाश में सूर्य के विपरीत दिशा में वर्षा के बाद एक धनुषाकार या अर्धवृत्ताकार या चाँप के आकार के 7 रंगों की एक रंगीन पट्टी दिखाई देती है। इसी को इंद्रधनुष कहते हैं। जब सूर्य का प्रकाश जल के बूंदे पर आपतित होता है तो उसके अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन तथा विक्षेपण होने से इंद्रधनुष का निर्माण होता है। इस तरह से बहुत ही आसानी ढंग से, अच्छे ढंग से आप आंसर लिख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि आप इसको अगर बनाना चाहते हैं तो बना लीजिए। मैं आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूँ। आगे क्वेश्चन है कि तारों का टिमटिमाना, तारे क्यों टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। जब रात में आप आकाश में देखते हैं तो तारा जो है वह कभी चमकीला तो कभी धुंधला दिखाई देता है, इसी को बोलते हैं टिमटिमाना। तो क्वेश्चन हो जाएगा कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं या तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं क्यों। तो आप जो है इसका आंसर बड़ी ही आसानी से आप यहाँ लिखने वाले हैं। पहले समझ लीजिए, मान लिया जाए कि ये एक क्या है, एक तारा है यहाँ से, और यहाँ पर ये पृथ्वी है, पृथ्वी की सतह है। यहाँ पर कोई व्यक्ति है, यहाँ पर मान लीजिए कि ये कोई व्यक्ति है यहाँ पर, और ये जो है इसको ये ऊपर की ओर देख रहा है रात में आकाश में, तो उसको ये तारा दिख रहा है। और ये तारा जो है उसको कभी चमकीला दिखता है तो कभी धुंधला दिखता है। आप जानते हैं कि ये हमारा जो पृथ्वी है इसके चारों तरफ क्या है, वायुमंडल है। तो मान लीजिए कि ये क्या है, वायुमंडल है, ये वायुमंडल है, ठीक है। और वायुमंडल में विभिन्न प्रकार के कण होते हैं, वह गैसों के कण होते हैं, धूल कण होते हैं। वायुमंडल जो है वह वायु से बना होता है। वायु कहीं ठंडी होती है, कहीं गर्म होती है, यानी कि सभी जगह जो है घनत्व एक जैसे नहीं होते हैं। वायुमंडल का हर एक जो भाग है वह गतिशील होता है और उसकी घनत्व क्या होती है, बदलती रहती है। तो हमारा वायुमंडल पारदर्शी है। इससे कोई किरण जो है जब यहाँ पर आपतित होती है, इस तरह से इधर आ रही है, तो जैसे ही वायुमंडल में पहुंचती है तो वायुमंडल में इस किरणों का अपवर्तन शुरू हो जाता है। कभी विरल माध्यम मिलता है तो कभी इधर भागेंगी, कभी इधर भागेंगी, कभी सघन माध्यम मिलेगा। तो इस तरह से यानी कि ये अपवर्तित होते हुए किरणें जो है वह देखने वाले के आंखों तक पहुंचती है। तो अपवर्तित होने से किरणें कभी ज़्यादा मात्रा में हमारे आंखों तक पहुंच जाती है तो कभी कम मात्रा में पहुंचती है। जब ज़्यादा मात्रा में किरणें हम प्रेक्षक यानी कि देखने वाले के आंखों तक पहुंचती है तो उस समय जो ये तारा है वह ज़्यादा चमकीला दिखाई देता है। लेकिन जैसे ही कोई किरण जो है वह कुछ किरण जो है वह कम मात्रा में आंखों में पहुँचेंगी तो वह तारा धुंधला दिखाई देगा और इसी का परिणाम जो है तारा टिमटिमाता हुआ दिखाई देता है। तो जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पर आप देखें हैं कि एक कोई किरण है, जैसे यहाँ पर आई तो यहाँ से यह सीधे इधर आई, यहाँ हमारे आंखों तक आई। जैसे ही आने वाला तो हो सकता है कि यहाँ जो है, चूँकि आप जानते हैं कि वायुमंडल में ठंडी और गर्म हवाएं होती है, जितना ही हम यहाँ निकट आते हैं पृथ्वी के उतना ही इसका घनत्व क्या होता है, बढ़ते जाता है। तो यह अविलंब से दूर भागती हुई कभी दूर भागेगी, कभी नज़दीक आएगी, यानी कि वह जो है असामान्य रूप से अपवर्तित होते हुए वह प्रेक्षक यानी कि देखने वाले के आंखों तक पहुंचती है, जिसके कारण जो है एक बराबर क्रमिक रूप से प्रकाश जो है वह प्रेक्षक की आंखों तक नहीं पहुंच पाती है। क्योंकि जो किरण है कभी हो सकता है कि वह इधर चली गई, यहाँ से
इधर चली गई, तो इसके बाद जो है वह अधिकांश जो किरणें हैं वो उसको अच्छा माध्यम मिल गया, तो वह सीधे रूप से वह ज़्यादा इधर उधर नहीं भटकी और वह आँखों तक हमारी पहुँच गई। लेकिन इसके बाद जैसे कुछ किरणें आ रही हैं वह फिर से इधर उधर अपवर्तित होते हुए कुछ ही मात्रा में वह किरणें हमारी आँखों तक पहुँची और कुछ नहीं पहुँच पाई, इधर उधर चली गई, तो उस अवस्था में वह धुंधला दिखाई देगा। और जब ज़्यादा आ जाएगा तो वह किरणें, वह तारा जो है चमकीला दिखाई देगा। तो आप लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे कैसे, कि तारे जो है वह पृथ्वी से बहुत दूर होते हैं। जैसे ही तारे से आने वाला प्रकाश वायुमंडल में आता है तो वायुमंडल में लगातार उसको अनियमित रूप से अपवर्तन होता है, जिससे प्रकाश जो है कभी कम मात्रा में हमारे आँखों में पहुँचता है तो कभी अधिक मात्रा में आँखों में पहुँचता है। जब कम मात्रा में पहुँचता है तो तारा धुंधला, लेकिन जब ज़्यादा मात्रा में पहुँचता है तो तारा चमकीला दिखाई देता है। यही कारण है कि तारा जो है वह टिमटिमाता हुआ प्रतीत होता है। तो इसके आंसर को कैसे लिखेंगे, तो आप लिख सकते हैं कि तारे से आने वाला प्रकाश जब वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वायुमंडल में अनियमित रूप से उसके अपवर्तन होने से कभी कम मात्रा में प्रकाश हमारे आँखों तक पहुँचता है तो कभी ज़्यादा मात्रा में पहुँचता है। जब कम मात्रा में पहुँचता है तो तारा धुंधला, लेकिन जब ज़्यादा मात्रा में पहुँचता है तो तारा चमकीला दिखाई देता है, अर्थात तारा जो है टिमटिमाता हुआ प्रतीत होता है। यानी कि हमारे आँखों तक प्रकाश के नियमित रूप से समान मात्रा में नहीं पहुँचने के कारण तारा क्या दिखाई देता है, टिमटिमाता हुआ प्रतीत होता है। यानी कि मेन रीजन क्या हो गया इसका, तो प्रकाश के अपवर्तन। तो आप इसके आंसर को या ऐसे भी लिख सकते हैं कि तारे का टिमटिमाना प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। जब तारे से आने वाला प्रकाश वायुमंडल में प्रवेश करता है तो लगातार इसके अपवर्तन होता है, जिससे तारा जो है, प्रकाश जो है कभी कम मात्रा में हमारे आँखों में पहुँचता है तो कभी अधिक मात्रा में पहुँचता है, जिससे तारा कभी चमकीला तो कभी धुंधला अर्थात टिमटिमाता हुआ प्रतीत होता है। आप इसी तरह से लिखिएगा, ज़्यादा बेहतर होगा। कैसे लिखेंगे कि तारों का टिमटिमाना प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। तारे से आने वाले प्रकाश जब वायुमंडल में पहुंचता है तो इसका लगातार अपवर्तन होता है, जिससे प्रकाश कभी कम मात्रा में तो कभी अधिक मात्रा में हमारे आँखों तक पहुँचता है। यही कारण है कि तारा कभी धुंधला तो कभी चमकीला अर्थात टिमटिमाता हुआ प्रतीत होता है। उसके बाद है कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाता है, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाता है। तो ग्रह जो है वह तारों की अपेक्षा पृथ्वी से बहुत नज़दीक है, तारों की अपेक्षा पृथ्वी से बहुत नज़दीक है। तो बहुत नज़दीक होने के कारण वह प्रकाश का बड़ा स्रोत लगता है और उससे आने वाले प्रकाश का भी वायुमंडल में लगातार अपवर्तन होने से दिशा परिवर्तन होता है। लेकिन अधिक मात्रा में प्रकाश आने के कारण जो है नियमित रूप से हमारे आँखों में प्रकाश उससे पहुँच जाता है। यही कारण है कि ग्रह जो है वह टिमटिमाता नहीं है। तो आप कैसे लिखेंगे, लिखेंगे कि ग्रह जो है तारों की अपेक्षा पृथ्वी के बहुत नज़दीक होता है, जिसके कारण वह प्रकाश के एक बड़ा स्रोत के जैसा हो जाता है। इससे आने वाले प्रकाश का भी वायुमंडल में अपवर्तन होता है, लेकिन अधिक प्रकाश आने के कारण लगभग नियमित रूप से हमारे आँखों में प्रकाश आपतित हो जाता है। यही कारण है कि ग्रह जो है वह टिमटिमाता नहीं है। एक बार फिर से सुन लीजिए कि तारों की अपेक्षा ग्रह जो है पृथ्वी के निकट होता है, इससे आने वाले प्रकाश का भी वायुमंडल में अपवर्तन होता है, लेकिन प्रकाश के बड़ा स्रोत होने के कारण, चूँकि नज़दीक होता है तो इसलिए बड़ा स्रोत होता है, नज़दीक होने के कारण इससे आने वाला जो प्रकाश है अपवर्तन होने के बावजूद भी आँखों में नियमित रूप से पहुँच पाता है, जिसके कारण ग्रह जो है नहीं टिमटिमाता है। एक बार फिर से सुन लीजिए, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाता है बच्चों। तो ग्रह जो है वह तारों की अपेक्षा पृथ्वी से बहुत निकट होता है, यह प्रकाश के बड़ा स्रोत के समान होता है, इससे आने वाला प्रकाश का वायुमंडल में अपवर्तन होता है, लेकिन फिर भी यह नियमित रूप से हमारे आँखों में प्रकाश इससे पहुंचते रहता है। यही कारण है कि ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश के प्रकीर्णन। तो आप जानते हैं कि वायुमंडल में विभिन्न प्रकार के गैसों के कण है या अन्य पदार्थों के भी कण जो है निलंबित रहते हैं। जब सूर्य का प्रकाश जैसे ही वायुमंडल में पहुंचता है तो प्रकीर्णन, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में पहुंचता है तो वायुमंडल में जो उपस्थित जो कण हैं उसको अवशोषित करके और फिर से सभी दिशाओं में उसको फैला देते हैं। इसी को बोला जाता है प्रकाश का प्रकीर्णन। जैसे मान लीजिए कि ये कण है, तो ये इससे आने वाला ये कण हो गया, इससे आने वाला प्रकाश को ये अवशोषित कर लिया और फिर से सब दिशा में क्या किया, इसको फैला दिया। इसी घटना को बोला जाता है प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट।
तो आपसे पूछा जाए कि प्रकाश का प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं, तो आप बता सकते हैं कि वायुमंडल में उपस्थित कण सूर्य से आने वाले प्रकाश को अवशोषित करके पुनः सभी दिशाओं में फैला देती है। इसी घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। तो आप समझ गए प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है। तो वायुमंडल में उपस्थित कण जो है सूर्य से आने वाले प्रकाश को अवशोषित करके सभी दिशाओं में फैला देती है। इसी घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। तो बच्चों ये प्रकाश का प्रकीर्णन भी हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि स्वच्छ आकाश का जो रंग है वह नीला क्यों दिखाई देता है। आकाश का रंग वास्तव में नीला नहीं है, लेकिन हम लोगों को यह नीला दिखाई देता है। तो इसका रीजन है प्रकाश का प्रकीर्णन। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में प्रवेश करता है तब उसका प्रकीर्णन होता है, लेकिन प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा नीले रंग का होता है। इसलिए नीला रंग जो है वायुमंडल में पूरी तरह से फैल जाता है। और वायुमंडल में जब नीला रंग फैल गया तो हम लोगों को दिखाई कौन सा रंग देगा, नीला ही दिखाई देगा। तो इसलिए स्वच्छ आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। तो आपसे पूछा जाए कि स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है, तो आप कह सकते हैं कि जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में प्रवेश करता है तब वायुमंडल में उपस्थित कण जो है उसको प्रकीर्णित करते हैं। चूँकि नीले रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, इसलिए नीला रंग जो है वायुमंडल में फैल जाता है। यही कारण है कि स्वच्छ आकाश का रंग जो है वह नीला दिखाई देता है या नीला प्रतीत होता है। एक बार फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए कि स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है या नीला क्यों प्रतीत होता है। तो इसके आंसर आप कैसे लिखेंगे कि सूर्य से आने वाला प्रकाश जब वायुमंडल में पहुंचता है तो वायुमंडल में उपस्थित जो कण है उसको अवशोषित करके उसको फैला देती है, चूँकि उसका प्रकीर्णन करती है। चूँकि प्रकीर्णन सबसे अधिक नीले रंग का होता है, इसलिए नीला रंग का प्रकाश जो है वायुमंडल में फैल जाता है। यही कारण है कि स्वच्छ आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। यानी कि सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में पहुंचता है जहां पर उसका प्रकीर्णन होता है। प्रकीर्णन में सबसे अधिक नीले रंग का प्रकाश का प्रकीर्णन होने से नीला रंग वायुमंडल में फैल जाता है। यही कारण है कि हमें स्वच्छ आकाश का रंग किस रंग का दिखता है, नीले रंग का दिखता है। उसके बाद है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश जो है नीले का अपेक्षा काला क्यों दिखाई देता है। बच्चों यह क्वेश्चन भी बार बार पूछता है कि अंतरिक्ष यात्री को जो स्वच्छ आकाश है उसका जो रंग है वह नीला, जैसा हमको नीला दिखता है, लेकिन उसको नीला न दिख के कैसे दिखता है, काला दिखता है। तो क्वेश्चन है कि एक अंतरिक्ष यात्री को स्वच्छ आकाश का रंग नीले का अपेक्षा काला क्यों दिखाई देता है। तो आप जानते हैं कि अंतरिक्ष में वायुमंडल भी नहीं होता है। तो वायुमंडल जब नहीं होगा तो वहाँ पे कोई कण नहीं होगा, कण नहीं होगा तो प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा। चूँकि प्रकीर्णन होने की वजह से ही हमको नीला दिखाई देता था आकाश, लेकिन यदि प्रकीर्णन नहीं होगा तो वह नीला नहीं दिखाई देगा। तो आप आंसर कैसे लिखेंगे कि अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं होने से वहाँ किसी भी प्रकार का कण नहीं होता है। अतः कण के अभाव में प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होने से वहाँ अंतरिक्ष में प्रकाश नहीं फैल पाता है। यही कारण है कि एक अंतरिक्ष यात्री को स्वच्छ आकाश का रंग जो है वह नीले की अपेक्षा काला दिखाई देता है। एक बार फिर से सुन लीजिए कि अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं होने से वहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई कण नहीं होता है। अतः कण के अभाव में प्रकाश के प्रकीर्णन नहीं होने के कारण अंतरिक्ष में प्रकाश नहीं फैल पाता है। यही कारण है कि एक अंतरिक्ष यात्री को आकाश जो है नीले की अपेक्षा काला दिखाई देता है। जहाँ कोई रंग नहीं होगा वहाँ क्या होगा, काला होगा। एक बार फिर से सुन लीजिए कि अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं होता है, इसलिए वहाँ पर किसी भी प्रकार का कण नहीं होता है। अतः कण के अभाव में प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना नहीं होती है, जिसके कारण जो है वहाँ अंतरिक्ष में प्रकाश नहीं फैल पाता है। इसीलिए एक अंतरिक्ष यात्री को स्वच्छ आकाश का जो रंग है वह नीले की अपेक्षा कैसा दिखता है, तो काला दिखता है। उसके बाद है कि सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है। यानी कि सूर्योदय जब सूर्य उगता है उस समय या सूर्यास्त होता है उस समय आप देखते हैं कि सूर्य का रंग कैसा दिखता है, तो लाल दिखता है। क्यों दिखता है, तो जैसे मान लिया जाए कि यह जो है यह हमारा पृथ्वी है, यह हमारा इसका वायुमंडल हो गया, तो सूर्योदय ये हो गया, ये इसके मान लीजिए कि ये क्षितिज हो गए। तो सूर्योदय जब यहाँ पर सूर्य आता है तो इससे आने वाले प्रकाश का वायुमंडल में अधिक दूरी तय करना पड़ता है, या इधर अस्त होने के समय में भी वायुमंडल में इससे आने वाले प्रकाश का ज़्यादा दूरी तय करना पड़ता है। लेकिन आप जानते हैं कि वायुमंडल में प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, तो कम तरंगदैर्घ्य वाले यानी कि लाल रंग के छोड़कर बाकी जो 6 रंग के जो प्रकाश है उसका प्रकीर्णन होने से वह जो वायुमंडल में ही
वह किरणें विलुप्त हो जाती है और पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाती। ये मान लीजिए कि हमारा पृथ्वी है तो यहाँ पर नहीं पहुंच पाती है, जिसके और सिर्फ लाल रंग का ही प्रकाश पृथ्वी पर पहुंच पाता है। यही कारण है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य हमें किस रंग का दिखता है, लाल दिखाई देता है, अर्थात रक्ताभ प्रतीत होता है। तो आप कैसे लिख सकते हैं, तो लिखेंगे कि सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य जो है वह पृथ्वी से बहुत दूर होता है। इस समय सूर्य से आने वाले प्रकाश की लाल रंग के छोड़कर बाकी 6 रंग के जो किरण है वह वायुमंडल में ही विलुप्त हो जाते हैं प्रकीर्णन होने के कारण, और सिर्फ लाल रंग का प्रकाश ही पृथ्वी तक पहुंच पाता है। यही कारण है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ प्रतीत होता है। बच्चों आप इसको फिर से एक बार सुन लीजिए कि सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य जो है पृथ्वी से बहुत अधिक दूर होता है, जिसके कारण प्रकाश सूर्य से आने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं उसमें लाल रंग के छोड़कर बाकी सभी रंग के प्रकाश जो है प्रकीर्णन होने से वह वायुमंडल में ही विलुप्त हो जाते हैं, और सिर्फ लाल रंग के प्रकाश से पृथ्वी तक पहुंच पाती है। यही कारण है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो है सूर्य रक्ताभ यानी कि लाल प्रतीत होता है या लाल दिखाई देता है। तो यही इस तरह से आप इसके आंसर को लिख सकते हैं। एक और लास्ट क्वेश्चन है कि अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त क्या होता है। अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त क्या होता है, यानी कि सूर्य उगने से पहले ही हमको दिखाई देने लगता है और सूर्य डूबने के बाद भी दिखाई देता है। इसी को बोलते हैं अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त। इसी फिगर से हम लोग समझ लेंगे इसको। अग्रिम देखिए बच्चों, जैसे ये मान लीजिए कि ये क्षितिज हो गया, यहाँ पर सूर्य है यहाँ पर, तो इससे आने वाली जो प्रकाश है की किरणें हैं इस तरह से वो तो सभी दिशाओं में निकलती है, लेकिन ये पृथ्वी की दिशा में आने वाले किरण को हम यहाँ पर बनाए हैं। जैसे ही ये वायुमंडल में पहुँचती है तो ये अपवर्तित होते हुए ऐसे वायुमंडल में परिकिरणित होते हुए पृथ्वी तक पहुंचती है, जिससे ये किरणें यहाँ से ना आकर, चूँकि हम लोग को भी इसी तरह से नहीं दिखती है, हम लोगों को सीधा दिखाई देता है, जिसके कारण जो है ये सूर्य जो है यहाँ ना होकर हमको यहाँ पर दिखाई देने लगता है, और ये उगने से 2 मिनट पहले ही हमको दिख जाता है। इसी को बोलते हैं क्या, अग्रिम सूर्योदय। उसी तरह जब सूर्य अस्त होने वाला होता है और जब ये क्षितिज पर चला जाता है, यानी कि जब यहाँ तक आ जाता है तभी आप इसको ऐसे देखते हैं, लेकिन जब ये किरणें या वास्तव में जब यहाँ डूब जाता है, सूर्य अस्त हो जाता है, फिर भी इससे आने वाला जो किरण है जैसे ही वायुमंडल में ये पहुँचता है, ये हालांकि ये पृथ्वी पर नहीं पहुँचना चाहिए, लेकिन ये वायुमंडल में पहुँचता है तो इसका अपवर्तन होता है। लगातार अपवर्तन होने से ये इस तरह से मूव होते हुए, मुड़ते हुए पृथ्वी पर पहुँच जाता है। जैसे ये किरणें जो है वह यहाँ से न आकर हमको जो है यहाँ से आता हुआ, यानी कि सूर्य का काल्पनिक प्रतिबिंब बन जाता है यहाँ पर, और सूर्य हमको यहाँ पर दिखाई देने लगता है। अर्थात सूर्य डूबने के 2 मिनट बाद भी हमें दिखता है। इसी को अग्रिम सूर्योदय, यानी कि सूर्योदय से पहले सूर्योदय और डूबने के बाद भी हमको दिखता है, इसी को अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त कहते हैं। तब इसके आंसर को कैसे लिख सकते हैं, तो लिखेंगे कि सूर्योदय के समय सूर्य जब क्षितिज से नीचे होता है तभी इससे आने वाले जो प्रकाश है वह अपवर्तित होते हुए वायुमंडल में अपवर्तित होते हुए पृथ्वी पर पहुंच जाता है, जिसके कारण जो है सूर्य हमें 2 मिनट पहले ही दिखने लगता है। उसी तरह सूर्य अस्त होने पर, यानी कि सूर्यास्त होने के 2 मिनट बाद तक भी इससे आने वाले जो किरणें होती है वह वायुमंडल में अपवर्तित होते हुए पृथ्वी पर पहुँचती है, जिसके कारण जो है सूर्य डूबने के 2 मिनट बाद तक, यानी कि आप जो फर्स्ट बार जो सूर्य को सुबह में देखते हैं या सूर्यास्त के समय लास्ट में जो देखते हैं रेड कलर का एकदम डूबने के समय, वो वास्तव में सूर्योदय से पहले ही सूर्य का काल्पनिक प्रतिबिंब होता है और सूर्यास्त के बाद का वह प्रतिबिंब होता है। इसलिए हम लोगों को सूर्य उगने से 2 मिनट पहले तथा डूबने के 2 मिनट बाद भी दिखता है, अर्थात जो दिन है वह 4 मिनट बढ़ जाता है इस तरह से, क्योंकि सूर्योदय से 2 मिनट पहले दिखा और सूर्यास्त के 2 मिनट बाद तक दिखता है, तो 4 मिनट जो है वह अधिक हो जाता है दिन। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि अग्रिम सूर्योदय क्या होता है या विलंबित सूर्यास्त क्या होता है। तो लिखेंगे कि सूर्य जो है वह जब सूर्य निकलता है या उगता है तो उस समय वह क्षितिज से नीचे, जब क्षितिज के पास आता है तो उससे आने वाले जो किरणें हैं वह वायुमंडल में अपवर्तित होते हुए पृथ्वी पर पहुंचती है, या जब
सूर्यास्त होता है, तो सूर्यास्त होने के बाद भी उससे 2 मिनट तक उससे आने वाली किरणें जब अपवर्तित होते हुए पृथ्वी पर पहुंच जाती है, जिसके कारण जो है वह सूर्य जो है उगने से 2 मिनट पहले या डूबने के 2 मिनट बाद भी हमको दिखाई देता है। इसी को अग्रिम सूर्योदय या विलंबित सूर्यास्त कहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप इस सबका जो है दो बार जरूर वीडियो को देखिए और आप अपने से नोट्स का प्रिपरेशन कीजिए, आपका तैयारी बहुत अच्छा होगा। इसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो जो है इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न से संबंधित होगा, उसमें भी बहुत मज़ा आने वाला है। तो बच्चों आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, और जहाँ भी प्रॉब्लम हो कमेंट कीजिए, या नए भी प्रॉब्लम हो तभी कमेंट कीजिए, ताकि फीडबैक मिले कि आप जो है इस चैप्टर को कैसे पढ़ रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।